दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर क्लास 11। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, BRSB इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है समझना बहुत ध्यान से। अगर बात की जाए बिजनेस की आज के टाइम पे, तो बिजनेस विदाउट बैंक सर्विसेज बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकता। इम्पॉसिबल सा टास्क है, ओनली जस्ट बिकॉज क्योंकि पैसे का मूवमेंट जितना भी होता है वो बैंक्स के थ्रू होता है। यानी कि बैंक्स के थ्रू मूवमेंट कैसे होता है? ड्यू टू चेक, मनी ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट, इनके थ्रू कैश का, पैसे का मूवमेंट होता है बिजनेस में। पैसे का आना और पैसे का जाना जो होता है वो बिजनेस का बैंक के थ्रू होता है। तो कहने का मतलब यह है कि कस्टमर यानी कि जो बिजनेस है ये बैंक में जाकर के अपना अकाउंट ओपन करता है। और जनरली अगर बात की जाए बैंक्स की, तो बैंक 3 तरीके के अकाउंट ओपन करके देती है। सबसे पहला होता है सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है करंट अकाउंट और तीसरा होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, FD। तो हम सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट की। जनरली बिजनेसेस जो है वो बैंक्स में जाकर के करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं। करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें जितना भी आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, जितना भी कैश दिन में विड्रॉ कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। बदले में बैंक आपसे एक छोटी सी अमाउंट चार्ज करती है जिसको बैंक चार्जेस बोलते हैं। अब होता क्या है समझना, जब बिजनेस बैंक में जाकर के अकाउंट ओपन करवाता है यानी कि करंट अकाउंट, तो बैंक जो है अपने कस्टमर के बिहाफ पे एक स्टेटमेंट बनाती है जिसको बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट। यानी कि जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होंगी वो सारी की सारी बैंक स्टेटमेंट्स के अंदर होंगी। इसी तरीके से अगर बात की जाए बिजनेस की, तो सेम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए बिजनेस भी अपने पास एक अकाउंट मेंटेन करके रखता है जिसको बोलते हैं हम कैश बुक। और कैश बुक पूरा का पूरा चैप्टर मैंने आपको इससे पहले पढ़ा दिया है। तो अगर बात की जाए कैश बुक की, तो कैश बुक बिजनेस मेंटेन करता है। वहीं अगर बात की जाए बैंक स्टेटमेंट की, तो बैंक स्टेटमेंट बैंक मेंटेन करता है। और बैंक स्टेटमेंट का जो दूसरा नाम होता है वो होता है पासबुक। यानी कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में ये पासबुक और कैश बुक का ही मसला है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात? अब होता क्या है कि जब कभी भी बिजनेस बैंक में जाकर के अकाउंट ओपन करवाता है और कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर देता है, तो बिजनेस के लिए उसका बैंक जो है वो डेटर बन जाता है और बैंक के लिए उसका जो कस्टमर है यानी कि जो बिजनेस है वो क्रेडिटर बन जाता है। ये क्रेडिटर और डेटर वाला रिलेशन इनके बीच में स्टार्ट हो जाता है। अब होता क्या है, मान करके चलते हैं कि कैश बुक की अगर बात की जाए, कैश बुक की 2 साइड्स होती हैं, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। इसी तरीके से पासबुक की अगर बात की जाए, तो पासबुक की भी 2 साइड्स होती हैं, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। कैश बुक की अगर बात की जाए, तो कैश बुक की जो डेबिट साइड होती है इट इज नोन एज रिसिप्ट साइड। और अगर पासबुक कैश बुक की क्रेडिट साइड की बात की जाए तो इसको बोला जाता है पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। इसी तरीके से पासबुक की अगर बात की जाए तो पासबुक की क्रेडिट साइड जो होती है इसको बोला जाता है डिपॉजिट साइड और डेबिट साइड को बोला जाता है विड्रॉल साइड। अब होता क्या है, जब कभी भी बिजनेस कुछ अमाउंट डिपॉजिट करता है, जब कभी भी कोई भी बिजनेस अपने अकाउंट में अमाउंट को डिपॉजिट करता है, तो वो हम यहाँ पर एक चीज सुन लेना, यहाँ पर कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक की बात कर रहे हैं और डबल कॉलम कैश बुक की कौन सी वाली? कैश विद बैंक। और यहाँ पर हम सिर्फ बैंक कॉलम की बात करेंगे, कैश कॉलम की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो मान करके चलते हैं कि कुछ अमाउंट अगर बिजनेस डिपॉजिट करता है तो बिजनेस अपनी बैंक कॉलम की डेबिट साइड में उसकी एंट्री करता है और सेम एंट्री जो है
पासबुक की क्रेडिट साइड में होती है। मान करके चलते हैं 10,000 अगर आपने डिपॉजिट किए तो 10,000 आपके अकाउंट में आप कैश बुक के डेबिट में लिखोगे और आपके फोन में एक मैसेज आएगा कि 10,000 रुपीज इज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। तो इसका मतलब क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि आपने अपने अकाउंट में 10,000 रुपए डिपॉजिट कर दिए। इन द सेम वे आपने मान करके चलते 2,000 रुपए अगर विड्रॉ किए तो 2,000 रुपए आपने विड्रॉ किए तो आप कैश बुक की क्रेडिट साइड में 2,000 की एंट्री करोगे और सेम बैंक आपके अकाउंट को 2,000 रुपए से डेबिट कर देगा। बैलेंस कितना है अकाउंट में? 8,000। यहाँ पर भी बैलेंस कितना है? 8,000। तो कभी कभी कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, मान करके चलते हैं कि आपने अपनी पासबुक को जो है यानी कि अपनी बैंक को जो है वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स दे रखे हैं, जब कभी भी मेरी प्रीमियम आए, लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम पे करनी हो तो आप वो प्रीमियम मुझसे बिना कहे पे कर देना। तो मान करके चलते हैं 500 रुपीज की आपकी प्रीमियम थी, वो पे कर दी, लेकिन आपको इस बात की खबर नहीं। तो पहले बैलेंस कितना आ रहा था? 8,000। लेकिन आपके स्टैंडिंग ऑर्डर्स पे आपकी बैंक ने 500 रुपीज की जो थी पेमेंट कर दी। इस वजह से पासबुक और कैश बुक का बैलेंस मिसमैच हो रहा है। यहाँ पर बैलेंस आ रहा है 8,000, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बैलेंस आ रहा है 7,500। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? बीआरएस का मतलब हुआ कि एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो सिर्फ और सिर्फ पासबुक एंड कैश बुक के बैलेंस को मैच करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए बना है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की अगर बात की जाए तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ पासबुक और कैश बुक के बैलेंस को रिकंसाइल करने के लिए, मैच करने के लिए बनाया जाता है। दिस इज नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इज दैट क्लियर? नाउ अब अगर बात की जाए यहाँ पर तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, किस तरीके से, वो बात की बातें, दो बातें और समझ लेना। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ नीड बेस अकाउंट, यानी कि एक नीड बेस होता है। कभी भी ये नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तब उसको बनाया जाएगा, अदरवाइज नहीं बनाया जाएगा। जिस तरीके से नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट की अगर बात की जाए, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये डे टू डे बेसिस पे बनते हैं, इसी तरीके से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है ये नीड बेस है। ये जब जरूरत होती है तब बनाया जाता है और जब जरूरत नहीं होगी तो इसको नहीं बनाया जाएगा। ये नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं। इज दैट क्लियर? नाउ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इसमें डिफरेंस आता क्यों है और उसके रीजंस क्या है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए डिफरेंस की, पासबुक एंड कैश बुक में जो डिफरेंस आएगा, पासबुक और कैश बुक में जो डिफरेंस आता है उसके दो रीजन है। एक ड्यू टू टाइम गैप और दूसरा ड्यू टू एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। पहला ड्यू टू टाइम गैप, टाइम गैप की वजह से डिफरेंस आता है पासबुक और कैश बुक के बैलेंस में, और दूसरा रीजन है ड्यू टू एरर्स कमिटेड व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। टाइम गैप का मतलब क्या हुआ कि 1 तारीख को चेक डिपॉजिट किया था, लेकिन वो चेक जो था वो बैंक ने कलेक्ट ही नहीं किया, मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। दूसरा और क्या हो सकता है? बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्जेस काट लिए लेकिन मुझे पता नहीं, तो पासबुक कैश बुक का बैलेंस मिसमैच होगा। और क्या हो सकता है? चेक इशू बट नॉट द पेमेंट इज नॉट मेड, यानी कि जो हमने चेक इशू किया लेकिन उससे पेमेंट ही नहीं हुई। एरर्स कमिटेड का मतलब क्या होता है? अमाउंट लिखनी थी 100 लेकिन आपने 1000 लिख दी, 1000 लिखनी थी 100 रुपए अमाउंट लिख दी। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से पासबुक और कैश बुक के बैलेंस में मिसमैच आता है, या फिर इसका जो बैलेंस है वो कभी भी मैच नहीं करता। इस बात को आप लोग याद रखिएगा ना। अब मैं इसके बात कर रहा हूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। क्वेश्चंस बाद में करेंगे, पहले इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से पहले याद रखना कि अगर बात की जाए कैश बुक की, तो कैश बुक का अगर आपको क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस दे रखा हो तो समझ जाना कि वो पॉजिटिव बैलेंस है। डेबिट बैलेंस कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस होता है, पॉजिटिव बैलेंस होता है।
इसी तरीके से कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस आपका नेगेटिव बैलेंस होता है, अनफेवरेबल बैलेंस होता है, विच इज ऑल्सो नोन एज ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ये होता है हमारा नेगेटिव बैलेंस। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं पासबुक की, जो बैंक स्टेटमेंट है, इसका या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस इज नोन एज नेगेटिव बैलेंस, इसमें उल्टा होता है नेगेटिव बैलेंस, और आप इसको ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी बोलते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं पासबुक के क्रेडिट बैलेंस की, तो क्रेडिट बैलेंस इज फेवरेबल बैलेंस, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस होता है पासबुक। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा हो तो प्लस में लिखना, क्रेडिट बैलेंस दे रखा हो तो माइनस में। इसी तरीके से पासबुक का जो डेबिट बैलेंस है उसको नेगेटिव साइड यानी कि माइनस में लिखना है, और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दे रखा हो तो इसको प्लस साइड लिखना है यानी कि पॉजिटिव साइड लिखना है। ये आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। ठीक है, पहली चीज तो ये समझ। दूसरी चीज जो आपको समझनी है वो इसका एक्चुअल में अकाउंटिंग इफेक्ट क्या है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बीआरएस। व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बीआरएस? तो इसमें सिंपल सा एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चलता है। यहां पर हम करते क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज योर एंडिंग पॉइंट। एक मिनट शांत हो जाओ, हम लोग में वीडियो बना रहे। यह है स्टार्टिंग पॉइंट और ये है एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को करते टाइम आपको करना क्या है, एंडिंग पॉइंट का इफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे देना है। अगर पासबुक आपका एंडिंग पॉइंट है तो कैश बुक आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अगर आपकी पासबुक माइनस है तो कैश बुक को भी माइनस कर देना, और पासबुक आपकी अगर प्लस है तो कैश बुक को भी प्लस कर देना। दिस इज योर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक, अब इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, फिर पहले इसका फॉर्मेट देखिए। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट की अगर बात की जाए तो फॉर्मेट देखेंगे, यहाँ पर फॉर्मेट देखेंगे, यहाँ लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और ये आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। अरे नहीं, अरे शांत हो जाओगे, वीडियो बना रहा हूँ। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का ये आपका फॉर्मेट हो गया, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स प्लस एंड माइनस। ठीक, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान करके चलते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है बैलेंस एज पर डेबिट बैलेंस एज पर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक को आपको दे रखा है 10,000 रुपीज डेबिट बैलेंस। तो इसका मतलब डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक सॉरी कैश बुक दे रखा है, तो कैश बुक इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। जब कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है देन पासबुक विल बी योर एंडिंग पॉइंट। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हम डेबिट बैलेंस एज पर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। आपको अभी अभी बताया कि डेबिट बैलेंस जो होता है कैश बुक का वो प्लस साइड आता है, तो आप अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे 10,000 प्लस में लिख देंगे। इसी तरीके से दूसरा ट्रांजैक्शन मान करके चलते हैं, दे रखा है कि चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मान करके चलते हैं 2,000 रुपए का चेक था। तो देखो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना कैसे होगा। मान करके चलते हैं कि हमारी ये कैश बुक है और ये हमारी पासबुक है। क्या बताया, एंडिंग पॉइंट का इफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। तो हमारा ये एंडिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका इफेक्ट इस पे पड़ेगा। जब मैंने चेक इशू किया होगा तो 2,000 रुपए से अपनी कैश बुक को क्या कर दिया होगा, माइनस कर दिया होगा। तो 2,000 रुपए से मेरी कैश बुक क्या हो गई, माइनस हो गई। लेकिन उस चेक से पेमेंट नहीं हुई, मेरे अकाउंट से पैसे नहीं कटे, मेरा पासबुक का बैलेंस अभी भी 2,000 रुपए से प्लस में है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, एंडिंग पॉइंट पासबुक, पासबुक का इफेक्ट कैश बुक पे क्या करेंगे, 2,000 रुपए से प्लस कर देंगे। यहाँ लिखेंगे चेक इशू
बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और अमाउंट आ जाएगी आपकी 2000 रुपए की प्लस में। इसके बाद एक ट्रांजैक्शन और दे रखा है, जैसे कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, या बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। और चेक की अमाउंट दे रखी थी, मान करके चलते हैं 5000 रुपए। आपने एक चेक डिपॉजिट किया 5000 रुपए का, लेकिन उससे आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया। तो जब चेक आपने डिपॉजिट किया होगा तो अपनी कैश बुक को 5000 रुपए से प्लस कर दिया होगा, लेकिन आपके अकाउंट में पैसा इस बार नहीं आया, तो इसका मतलब पासबुक का बैलेंस 5000 रुपए से कम है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, एंडिंग पॉइंट पासबुक, पासबुक का इफेक्ट कैश बुक पे 5000 रुपए से एंट्री कहां पर होगी आपकी, माइनस का। तो यहां लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, 5000 रुपए से अमाउंट आ जाएगी माइनस है। मान करके चलते हैं, चौथा पॉइंट दे रखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पेड बाय बैंक ऑन माय स्टैंडिंग ऑर्डर्स। 500 रुपए की लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम बैंक ने जो है वो मेरे ऑर्डर की, यानी कि मेरे कहने पे जो है वो पे कर दी, और इस बात की मुझे खबर नहीं है, मेरी कैश बुक में बैलेंस अभी भी बढ़ा हुआ है। तो 500 रुपए से जब LIC पे हुई होगी तो मेरा पासबुक का बैलेंस 500 रुपए से 500 रुपीज से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन कैश बुक का बैलेंस अभी भी 500 से बढ़ा हुआ है। फिर वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट याद रखो, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, एंडिंग पॉइंट पासबुक, पासबुक का इफेक्ट कैश बुक पे 500 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 500। एक ट्रांजैक्शन और ले लेते हैं, बैंक चार्जेस मान करके चलते हैं, बैंक ने 100 रुपीज के अपने चार्जेस काट लिए। जब 100 रुपीज के चार्जेस काटे होंगे तो 100 रुपए से आपका बैलेंस पासबुक का कम हो गया होगा, और पासबुक का बैलेंस कम होने की वजह से कैश बुक का बैलेंस अभी भी आपका बढ़ा हुआ है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, एंडिंग पॉइंट पासबुक, पासबुक का इफेक्ट कैश बुक पे हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। यहाँ लिखेंगे बैंक चार्जेस 100 रुपीज के आपके बैंक के चार्जेस होंगे। अब लास्ट में क्या करते हैं समझना, लास्ट में इसका हम टोटल करेंगे। यहाँ का टोटल कितना बैठ रहा है 12,000, और यहाँ का टोटल कितना बैठ रहा है 5,600, 5,600। ठीक है, अब देखो डिफरेंस कितना आ रहा है इसका। अगर बात की जाए डिफरेंस की, तो डिफरेंस आएगा शायद 5,400। देख ले रहे हैं 12,000 माइनस 5,600, 0 0 ये आ जाएगा हमारा 4, और ये आ जाएगा हमारा 6, 6,400 आ रहा है। 0 0 10 में 6 गया, आ जाएगा 4, 11 में से 5 गया 6, 6,400 रुपए का आपका बैलेंस आ रहा है। 6,400 रुपए का जो आपका बैलेंस आ रहा है, अब देखना समझना बहुत ध्यान से, इसको कहाँ लिखेंगे, जो साइड बड़ी होती है ना वहाँ लिखते हैं। अगर यहाँ 12,000 दो फिगर्स दे रखी है, 12,000 और 5,600, 12,000 वाली फिगर आपकी बड़ी दे रखी है, तो इसकी एंट्री कहाँ पर होगी 6,400 रुपए की यहाँ पर। जब डेबिट बैलेंस कैश बुक का आपको दे रखा था, तो आपका जो लास्ट में एंडिंग पॉइंट वाला जो आया होगा वो पासबुक का बैलेंस आया होगा। यहाँ लिख देंगे हम क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से अगर आंसर यहाँ पर आता तो लिखते हैं डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। तो एक छोटा सा एग्जांपल था आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कीप शेयरिंग, बाय बाय, टेक केयर।